नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आज भी हम अपने उसी पुराने शीर्षक नीलकंठ के साथ ही उपस्थित हुए हैं। और पिछले वीडियो में आपको इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया और पाठ के सारांश के बारे में बताया गया। पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है या पाठ किसको आधार बना करके लिखा गया है, हम पुनः एक बार अपने उस पाठ के उद्देश्य की पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ 2 मोर पक्षियों को आधार बना करके लिखा गया है। लेखिका जब दुकान से खरीद करके ले आई थी, उनका जीवन एकदम आनंद मग्न था। सारे जीव जंतु जो भी लेखिका ने पाल रखे थे सारे मौज मस्ती में रह रहे थे, लेकिन जो उनके 2 मुख्य पात्र थे पक्षियों में नीलकंठ और राधा, उनके जीवन में अचानक एक बेमेल स्वर बजता है। और वो बेमेल स्वर क्या है, किसका है और उससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इन सब घटनाओं के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि भाई उसका नामकरण हो गया है नीलकंठ और राधा का गर्दन नीली होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ और मोर के साथ छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम लेखिका ने राधा रख दिया। और नीलकंठ जाली घर के सभी पशु पक्षियों का सेनापति बन गया था। वह उनके दुख सुख का साथी था, वह उनकी देखरेख और सुरक्षा भी किया करता था। राधा हमेशा नीलकंठ के साथ रहा करती थी और सभी पशु पक्षियों का आपस में मेल जोल था, आपसी प्रेम था। और राधा और नीलकंठ ये दोनों एक दूसरे के जीवन के पूरक बने हुए थे। लेकिन लेखिका बताती हैं कि अचानक इनके जीवन में एक बेमेल स्वर बजता है और वह भी एक करुण कथा है। लेखिका कहती हैं कि वो एक दिन फिर नखास खाने की तरफ किसी कार्यवश गई थी और वहाँ से आते समय ऐसा न हो कि वो बड़े मियाँ की दुकान पर उनकी नज़र न पड़े। और उन्होंने सोचा था कि मैं बड़े मियाँ की दुकान पर तो जाऊंगी लेकिन किसी पक्षी को देखूंगी नहीं। तो उन्होंने फिर विशेषण दिया है बड़े मियाँ को कि उनके भाषण की रेल चलने लगी, अर्थात लेखिका को देखते ही बड़े मियाँ फिर उसी रफ्तार में बोलना शुरू किए। और उन्होंने बताया कि देखिए चिड़ी मार बहेलिए एक मोरनी के छोटे से बच्चे को कितनी निर्दयता से इसको मार रहे थे या मारे हैं, और देखिए इसका जीवन बड़े संकट में पड़ा हुआ है। अब लेखिका की मजबूरी थी कि वो किस तरह से उस मोरनी को न देखती। उन्होंने जब देखा तो एक छोटी सी मोरनी जो बिल्कुल राधा के समान ही देखने में लग रही थी, उसके पैर एकदम घायल थे, पैरों की उंगलियां जो थी वो पूरी टूट चुकी थी और वो अपने पैरों पर सही तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो फिर जब बड़े मियाँ ने बहुत आग्रह करना शुरू किया कि फिर भाई ये छोटी सी नन्ही सी जान है, बहेलिए इन पक्षियों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते हैं और इनका जीवन जो है वो संकट में है। तो लेखिका ने ये समझ लिया कि बड़े मियाँ से बच पाना अब मुश्किल है। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ठीक है, इस मोरनी को भी ले चलो। बड़े मियाँ ने फिर लेखिका को थोड़ा भावुक भी किया और उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी आप न आई होती तो मैं ऐसे ही किसी चिड़ी मार बहेलिए को ही से दे देता, मैं क्या करता इसको रख करके। तो फिर लेखिका समझ गई कि अब बड़े मियाँ से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। तो उन्होंने 7 रुपये दे करके उस मोरनी का दाम उन्होंने 7 रुपया लगाया और 7 रुपया बड़े मियाँ को दे करके और ड्राइवर से उस पिंजड़े को गाड़ी की सीट पर रखवाया और उसे लेकर के घर आ गई। फिर से उनका कमरा, लेखिका का जो कमरा था वो फिर से समझिए अस्पताल बन गया। लेखिका ने उसके पैरों की देख रेख की, उसकी मरहम पट्टी की और देखभाल करते करते 1 आध महीने के अंदर
उसका पैर ठीक हो गया। उंगलियां पूरी टूट चुकी थीं, तो उंगलियां फिर से इतनी सही हो गई कि वो किसी तरह से चलने लायक हो गई। वो पैरों पे पूरा बैलेंस बना करके नहीं खड़ी हो पाती थी और वो उसके पैर जो थे वो ठूंठ जैसे लगते थे। फिर किसी तरह से वो अपने पैरों पर लंगड़ा करके ऐसे डगमगाते हुए चलती थी और उसी डगमगाहट चाल के कारण लेखिका ने उसका भी नामकरण कर दिया और उसका नाम रख दिया कुब्जा। और फिर उसे 1 महीने के बाद जाली घर में छोड़ दिया। लेखिका का कहना है कि कुब्जा अपने नाम के अनुरूप ही हुई। जैसे उसका नाम कुब्जा रखा गया वैसे उसी तरह से उसका स्वभाव भी कुब्जा जैसा ही हो गया। जाली घर में किसी भी पशु पक्षी के साथ वह सामंजस्य नहीं बैठा पाई और वो थोड़ा सा क्रूर स्वभाव की थी, ईर्ष्यालु थी। और जब से उसे जाली घर में छोड़ा गया वह राधा और नीलकंठ के बीच एक दीवार का काम करने लगी। वह हमेशा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और राधा को वह चोंच से मार मार के घायल कर दिया करती थी। कितनी बार तो राधा के पंखों को उसने घायल कर दिया। उसका किसी भी पशु पक्षी के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाया। वो सबको मारा करती थी, अपने तीखे चोंचों से प्रहार कर दिया करती थी वो। और नीलकंठ का उसके साथ रहना उसे अच्छा ही नहीं लगता था। नीलकंठ ये नहीं चाहता था कि वह कुब्जा के साथ रहे, क्योंकि उसका प्रेम राधा के साथ था और वह राधा के साथ ही रहना चाहता था। और यह बात कुब्जा को बिल्कुल नहीं पसंद आती थी कि नीलकंठ राधा के साथ रहे। वह हमेशा नीलकंठ के साथ ही रहा करती थी। एक बार राधा ने 2-3 अंडे भी दिए थे और जिसे ईर्ष्यावश कुब्जा ने राधा के अंडों को तोड़ फोड़ दिया, जिसके कारण नीलकंठ को बड़ा कष्ट हुआ। नीलकंठ प्रायः उससे बचने के लिए, उससे अर्थात कुब्जा से बचने के लिए पेड़ों की सघन छाया में पत्तियों के बीच जाकर के छिप जाया करता था और दिन दिन भर नहीं आता था। कभी कभी तो लेखिका को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ा पुचकार करके उसे आम के घने वृक्षों पर से नीचे उतारना पड़ता था, क्योंकि नीलकंठ को कुब्जा का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसके विपरीत कुब्जा को नीलकंठ के अलावा किसी का साथ अच्छा नहीं लगता था। तो धीरे धीरे राधा का साथ छूटने के कारण नीलकंठ जो था वो एकाकी महसूस करने लगा और वह दुखी रहने लगा। वह लेखिका को देख करके पहले जैसा, जैसे लेखिका ने पहले भी बताया कि पता नहीं कब नीलकंठ को यह आभास हो गया कि उसका नृत्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वह जब भी लेखिका को देखता तो अपने पंखों को फैला करके नाचने लगता था। तो लेखिका कहती हैं कि अब भी जब वो मुझे देखता तो अपने पंखों को फैला करके मंडला आकार बना करके नाचने लगता, लेकिन उसकी नाच में, उसके नृत्य में वो लय, वो ताल नहीं थी, वो आनंद नहीं था। कहने का तात्पर्य यही है कि पहले जैसा आनंद नहीं था। उसकी आंखों में शून्यता दिखाई पड़ती थी। लेखिका ये सोचती हैं कि जिस तीखे चोंच के प्रहार से ये उस विषधर सांप को खंड खंड करने की क्षमता रखता है और फिर मेरे हथेलियों पर से इतनी कोमलता से चने उठा करके खाता है, उस तरह की भाव भंगिमाओं वाले नीलकंठ को ये क्या हो गया है अचानक जो इसकी आंखों में इतनी शून्यता झलकती है। लेखिका को नीलकंठ की कई भाव भंगिमाएँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जैसे गर्दन टेढ़ी करके किसी आवाज़ को सुनना, उनकी हथेली पर से धीरे धीरे करके चने के दाने चुगना, अपने पंखों को फैला करके नाचना। लेखिका कहती हैं कि उनके साथ अक्सर कोई देसी विदेशी अतिथि भी आए रहते थे और उनको देख करके वो अपने पंखों को ऐसे फैला लिया करता था। लेखिका के अतिथि होते थे, वो जानते थे, वो यह समझते थे कि यह हमारे सम्मान में इस तरह कर रहा है। कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे जेंटलमैन का विशेषण भी दे दिया, कहती थी कि ये तो परफेक्ट जेंटलमैन है। और लेखिका को बड़ा अच्छा लगता था जब कोई नीलकंठ की इतनी तारीफ करता था। तो लेखिका यही बात सोचती हैं कि आखिर इस नीलकंठ को ऐसा क्या हो गया
कि नीलकंठ इतना उदास रहने लगा और नीलकंठ जो है वह राधा से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कुब्जा जो थी वो हमेशा राधा को मार मार के नीलकंठ से अलग किया करती थी और खुद नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और नीलकंठ कुब्जा के साथ रहना नहीं चाहता था। वो कुब्जा से पीछा छुड़ाया करता था, वो भागता फिरता था। तो एक दिन लेखिका कह रही है कि दोनों के जीवन में कुब्जा नाम की वो जो दीवार आकर के खड़ी हो गई और उस कुब्जा ने उन दोनों के जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया। एक दिन की बात बताती हैं कि लेखिका कहती हैं कि मैंने जब सुबह जाली घर में देखा तो वह अपने पंखों को ऐसे फैलाए हुए मंडलाकार आकार में सर नीचा करके बैठा हुआ था और बार बार मेरे बुलाने पर जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की तो लेखिका को संदेह उत्पन्न हुआ। लेखिका कहती हैं कि आज भी वो उसी तरह से बैठा था जैसे पंख फैला करके उसने खरगोश के बच्चे को अपने पंख के नीचे गर्मी देने का उपाय किया था। लेखिका कहती हैं कि जब मैं बार बार उसको आवाज़ लगाई और उधर से कोई प्रतिक्रिया नीलकंठ ने नहीं दी तो लेखिका को संदेह होने लगा और जब नज़दीक जा कर के लेखिका ने देखा तो पता चला कि नीलकंठ मर चुका है। नीलकंठ क्यों मर गया? लेखिका कहती हैं कि आज तक उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिल पाया, क्योंकि लेखिका ने जब जांच परख की तो नीलकंठ के शरीर पर किसी चोट का निशान भी नहीं था। लेखिका का कहना है कि भाई किसी चोट का न निशान न कोई उसको बीमारी, अचानक इस तरह से उसका मर जाना। तो लेखिका ने जो अनुमान लगाया कि नीलकंठ शायद राधा के वियोग में ही अपने प्राण को त्याग दिया, वह राधा से दूरी नहीं बर्दाश्त कर पाया। तो लेखिका बहुत दुखी भी हुई और उसे अपनी शॉल में लपेट करके ले जा करके संगम में गंगा जी में प्रवाहित कर देती हैं। और लेखिका कहते हैं कि संगम की लहरों की जो चमक थी वो सफ़ेदी जो लहरों में दिखाई पड़ती है, उसमें जब सूर्य की रोशनी में उसके पंख जगमगाए तो ऐसा लगने लगा कि गंगा की जलधारा में अनेकों किरणों ने प्रवेश कर लिया है। तो लेखिका कहती हैं कि मानव ही नहीं, पशु पक्षियों में भी ऐसी जलन की भावनाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेम का जो एक आराध्य होता है, लेखिका ने ये भी बताना चाहा है कि प्रेम मानव जीवन का ही आधार नहीं, पशु पक्षियों का भी आधार है। और उन्होंने इस उदाहरण के द्वारा यही बताना चाहा है कि नीलकंठ का राधा के वियोग में मर जाना ही प्रेम का मुख्य आधार स्तंभ है। लेखिका कहती हैं कि नीलकंठ के मर जाने पर कुब्जा और राधा दोनों परेशान हैं। कुब्जा भी नीलकंठ को खोजती फिरती है, वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से तीसरे पेड़ पर हमेशा जो है वो नीलकंठ को खोजती फिरती है। तो एक दिन कुब्जा का भी अंत हो जाता है, क्योंकि वो किसी पेड़ से नीलकंठ को खोज करके उतर रही थी तो स्वभाव बस उसका तो झगड़ालू स्वभाव ही था, वो सब पे प्रहार करना, अपने चोंच से मारना, झगड़ा करना, क्योंकि उसका किस जाली घर में किसी भी पशु पक्षी के साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाया। तो एक दिन वो किसी पेड़ से नीलकंठ को खोज करके उतर रही थी और स्वभाव बस उसने, आपको पहले ही हमने बताया है कि लेखिका के पास एक कुतिया भी थी जो अल्सेशियन प्रजाति की थी, तो उसने अपने स्वभाव बस उस कजली के ऊपर अपनी चोंच से प्रहार किया। कजली कहाँ बर्दाश्त कर पाती इस चीज़ को, और उसने अपने नुकीले 2 दांतों से उसकी गर्दन को दबोच लिया। और जब कजली ने उस कुब्जा के गर्दन को दबोच लिया तो कुब्जा का बचना भी मुश्किल था। कुब्जा ने भी इस तरह से अपने प्राण पखेरु छोड़ दिए। अब राधा आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा में रहती है और वह हमेशा इंतज़ार करती रहती है कि कहीं न कहीं उसका नीलकंठ छिपा होगा और वह ज़रूर आएगा। वह अपनी मंदकेका से अपने नीलकंठ को पुकारती रहती है। राधा अकेली हो गई है,
लेकिन अकेली होने के साथ साथ भी वो दुकेली है। क्यों? क्योंकि नीलकंठ की यादें उसके साथ हैं। एक राधा है और दूसरा जो उसका साथी है वो नीलकंठ की याद है। लेखिका कहती है कि आज भी जब मेघ छा जाते हैं, बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, तब राधा अपनी मंद केका से अपने साथी या अपने प्रिय नीलकंठ को पुकारती रहती है। वह इसी उम्मीद में रहती है कि नीलकंठ कभी भी कहीं से आ जाएगा। क्योंकि लेखिका कहती है कि नीलकंठ की आदत हो गई थी, वह अक्सर दिन दिन भर रात रात भर पेड़ों पर छिप जाया करता था, क्योंकि उसे कुब्जा का साथ एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो पाठ का सारांश ही यही है कि प्रेम ही जो है वो जीवन का आधार है। लेखिका ने इसका आधार बनाया है और जलन का जो भाव है, जो ज्वेलसी या ईर्ष्या का जो भाव है, लेखिका का मानना है कि वो मानव में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी होता है। पाठ के अंतर्गत कुछ कठिन शब्द भी आए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। छिड़ीमार, बारहा, सावक, अनुसरण, आविर्भूत, नवागंतुक, मार्जारी, नीलाभ, चिड़ियों को मारने वाला। बारहा मतलब बार बार। सावक अर्थात बच्चा। अनुसरण मतलब पीछे पीछे चलना। प्रकट होना। नवागंतुक मतलब नया आया हुआ। मार्जारी अर्थात मादा बिल्ली। नीलाभ मतलब नीली आभा। ग्रीवा, अस्तवक, केका, बंकिम, सघन, भंगिमा, सोपान, सारांश, सुरम्य,
ग्रीवा अर्थात गर्दन, अस्तबक यानी गुलदस्ता, केका अर्थात मोर की बोली, बंकिम मतलब टेढ़ा, सघन मतलब घना, भंगिमा अर्थात मुद्रा, सोपान मतलब सीढ़ी, सारांश मतलब होता है निचोड़, सुरम्य मतलब मनोहर या सुहावना। ये तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं कि चिड़ी मार अर्थात चिड़ियों को मारने वाला, बारहा अर्थात बार बार, शावक मीन्स बच्चा, अनुसरण अर्थात पीछे पीछे चलना या उसका अनुसरण करना, आविर्भूत यानी प्रकट होना, नवागंतुक नया आया हुआ, जो नया आया हो, मारजारी अर्थात मादा बिल्ली। ये मारजारी शब्द वो चित्रा बिल्ली जो लेखिका की पालतू थी। नीलाभ नीलाभ अर्थात नीली आभा वाला। ग्रीवा का अर्थ है गर्दन, अस्तबक यानी गुलदस्ता है। केका शब्द मोर की बोली के लिए प्रयोग किया गया है। वंकिम मतलब टेढ़ा, सघन मतलब घना, भंगिमा अर्थात मुद्रा, कहते हैं कि जो भाव भंगिमा होती है यानी किसी कार्य की क्या मुद्रा या अवस्था होती है। सोपान का मतलब है सीढ़ी, सारांश का अर्थ है निचोड़ और सुरम्य का अर्थ है मनोहर या सुंदर लगने वाला। एक शब्द इसमें और भी आया है मेघाच्छन्न यानी बादलों से ढका हुआ। तो पाठ के अंतर्गत आए शब्दों के अर्थ को आप जब पढ़ेंगे तो पाठ को समझने में आपको और भी आसानी होगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्नों में आप देखेंगे कि इसमें निबंध से आपका पहला प्रश्न है कि मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो मोर का नाम तो उसकी गर्दन नीली होने के कारण लेखिका ने ही दोनों का नामकरण किया। मोर का नामकरण लेखिका ने उसकी गर्दन नीली होने के आधार पे नीलकंठ कर दिया और नीलकंठ के साथ हमेशा छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम रख दिया राधा। दूसरा प्रश्न आपका निबंध से ही है कि जाली घर में पहुंचने के बाद उन दोनों मोर बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ। तो आपको पहले वीडियो में हमने बताया ही है कि जब लेखिका ने उन दोनों बच्चों को जाली घर में छोड़ा तो वहाँ के जो पहले के पशु पक्षी थे वो उनका स्वागत जैसे घर में नववधू आती है उस तरह से करने लगे। जैसे नववधू के आगमन पर सारे लोग उस नववधू से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उससे बात करना, उसके साथ हमेशा उठना बैठना, उसी तरह से उस जाली घर में लक्का कबूतर गुटर गूं करके नाचने लगा और तोते जो है अपनी आवाज़ निकालने लगे। खरगोश के बच्चे उसे बहुत ध्यान से निहारने लगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि सारे पशु पक्षी बहुत खुश हो गए और बहुत प्रेम से उन दोनों बच्चों को अपने बीच में शामिल कर लिए। तीसरा प्रश्न है कि लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि उसका गर्दन टेढ़ी करके किसी शब्द को सुनना, गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भाव भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, ये आदि सारी प्रक्रियाएं जो थी वो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। लेखिका के कहीं से आने पर अपने पंखों को फैला करके नाचने लगना, ये सारी भाव भंगिमाएं ऐसी थी। लेखिका की हथेली पर से धीरे धीरे एक एक चने उठा करके खाना, ये सारी भाव भंगिमाएं नीलकंठ की लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न है कि इस आनंदोत्सव में बेमेल रागिनी का स्वर कैसे बज उठा, यह वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है। तो आपको पाठ के सारांश में ही बताया गया कि लेखिका ने कहा कि नीलकंठ और राधा के जीवन में एक बेमेल स्वर बज उठा और वह बेमेल स्वर क्या था कि जब लेखिका नफास खाने की तरफ गई और वहाँ से बड़े मियाँ की दुकान से एक
मोरनी लेकर के आई और जिसका नामकरण उन्होंने किया था कुब्जा, अर्थात कुब्जा के आगमन ने नीलकंठ और राधा के जीवन में बेमेल स्वर की रागनी बजाई। अगला प्रश्न है कि वसंत ऋतु में नीलकंठ को जाली घर में बंद करना क्यों असहनीय हो जाता था? मोर का स्वभाव ही है कि बसंत ऋतु जब आती है या आसमान बादलों से ढक जाता है तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है, और नीलकंठ को तो वैसे भी पुष्पित और पल्लवित जो वृक्ष थे वो फलों की अपेक्षा पुष्पित और पल्लवित वृक्ष नीलकंठ को ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो इस कारण जब बसंत ऋतु आ जाती थी और पेड़ों पर अनेक तरह के पुष्प लद जाया करते थे, नए हरे कोमल पत्ते निकल आते थे, नीलकंठ को पुष्पित और पल्लवित वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते थे। इसलिए वसंत ऋतु आ जाने पर नीलकंठ को जाली घर में बंद कर पाना उसके लिए असहनीय हो जाया करता था। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को कैसे बचाया? तो आपको पहले वीडियो में ही बताया गया है कि जब सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ा तो खरगोश के बच्चे का पिछला हिस्सा सांप के मुंह में दबा हुआ था और उसका मुंह जो है वो बाहर की तरफ था। तो उसकी मंद मंद आवाज़ को नीलकंठ ने सुना और बड़ी सतर्कता के साथ वो पेड़ से नीचे उतरा और सांप के फन को दबोच करके खरगोश के बच्चे को उस सांप के पंजे से छुड़ाया और रात भर अपने पंख को फैलाकर उसके अंदर उस बच्चे को छिपा करके नीलकंठ ने उसे उष्णता अर्थात गर्मी प्रदान की, जिससे उसके जीवन को बचाया जा सका। तो इस आधार पर भाई उसके स्वभाव की विशेषताओं के बारे में भी प्रश्न में कहा गया है कि इस आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पाठ में ही बताया गया है कि नीलकंठ उस जाली घर के सभी प्राणियों का सेनापति हो गया था, क्योंकि वह उनकी रक्षा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था। शरारत करने पर उन्हें दंड भी देता था और उनकी रक्षा और सुरक्षा करता था, जो एक सेनापति का दायित्व होता है। तो इसीलिए बताया भी है लेखिका ने कि शायद भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने वाहन के रूप में मोर को ही चुना है। तो इस तरह से आपके पाठ का सारांश, पाठ की व्याख्या, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ के अभ्यास प्रश्नों का विश्लेषण पूरा हुआ। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पाठ को समझने के उपरांत अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा। कहा जाता है कि स्व अध्ययन ही अध्ययन की सबसे सहायक कड़ी है। तो आप अपनी किताब से इस पाठ को भी पढ़िएगा और वीडियो भी देखिएगा। आज के लिए धन्यवाद।